हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका डीसीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं बात करने वाला हूं RIMC की, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। और कैसे उसका एग्जाम पेपर आता है, क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्या उसका सिलेबस होता है, और एट लास्ट हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव पेपर है। कैसा पेपर है? सब्जेक्टिव पेपर है। ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव पेपर है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव पेपर की, तो देखिए इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके। अब ये तीनों ही पेपर एक ही दिन पर होते हैं, अलग अलग टाइम, यानी कि आपका पहला पेपर होगा और फिर आपको ब्रेक मिलेगा, फिर आपका दूसरा पेपर होगा, फिर आपको बीच में ब्रेक मिलेगा और फिर आपका थर्ड पेपर होगा। देखिए, इंग्लिश के पेपर में 19 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के पेपर में 30 क्वेश्चंस और जीके के पेपर में 75 क्वेश्चंस। और जीके का जो 75 क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसमें आपको 75 मार्क्स ही मिलते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि टिक मार्क करने वाला पेपर, और आपको 1 आवर इसके अंदर मिलते हैं। जबकि इंग्लिश या मैथमेटिक्स की बात करूं, तो इंग्लिश में 19 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। दोनों में ही आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, 1.5 आवर, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग थिंग है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई एग्जाम दोगे मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, वहां पर आपको 3 आवर्स मिलते हैं सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स के पेपर की डिटेल में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं, जिसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, जबकि पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स से। तो ये एक अपने आप में चीज जो है वो अच्छी है कि 20 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, थोड़े से इजी होते हैं, जबकि जो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है। अगर मैं बात करूं बुक जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी प्रिपेयर करने के लिए, तो आप RD शर्मा पढ़ सकते हैं फॉर क्लास 8th एंड 9th। उसमें काफी डिटेल में, काफी बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो बेसिक्स को लेकर के हो जाएगी। इसके अलावा आप जो बुक पढ़ सकते हैं, वो आप बैंक या गवर्नमेंट जॉब की, किसी बैंक की या फिर गवर्नमेंट जॉब की कोई बुक पढ़ सकते हैं। छोटी बुक पढ़े, ज्यादा बड़ी ना पढ़े, तो आप RS अग्रवाल की बुक बाय कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक करके बुक आती है, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। तो ये आपको बुक हेल्प करेगी कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो RMC इवेंचुअली आपको काफी ज्यादा आसान लगेगा। तो आप RD शर्मा से बेसिक सीख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि RD शर्मा जो है वो एक स्कूल बुक है, जबकि जो RMC का पेपर है वो है तो स्कूल बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपटीशन लेवल का हो, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स रिमेन सेम इन एवरी क्वेश्चन, अगर आप लॉजिक क्लियर है आपको, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया का सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बस उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और आप सारे कॉन्सेप्ट कवर करता है RMC, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं बात करूं RMC की, तो मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं, देखिए आपको 2 चैप्टर शुरुआत में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूंगा कि आप वहीं से हमेशा शुरू करें, क्योंकि वो आपको अलाउ करेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है जो सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं सीखेंगे तो आप बेसिक नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो सारे टॉपिक्स आपको सीखने के लिए सिंप्लीफिकेशन इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन विल टॉक अबाउट अलजेब्रा। देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो वेरिएबल्स के फॉर्म में चलता है, ऑब्वियसली, राइट। या तो वो सिंपल नंबर्स के फॉर्म में चलता है या वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो ये दोनों ना सॉल्विंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, अगर मैं मैथमेटिक्स का ऑपरेशनल लैंग्वेज की बात करूं तो वो सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा को आप कह सकते हैं, ओके। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा सीख लिया, फिर आप कोई भी चैप्टर सीख सकते हैं। और आप इसमें जो चैप्टर सीखे हैं वो ज्यादा ध्यान दें तो टाइम एंड वर्क पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप टाइम एंड वर्क को ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा आप स्पीड टाइम डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ें। स्पीड टाइम डिस्टेंस काफी बड़ा टॉपिक है, तो क्वेश्चंस बन जाते हैं 2-3, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको एक मेंसुरेशन आना चाहिए। मेंसुरेशन इज अ वेरी टॉपिक, पॉपुलर टॉपिक, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री इसी के साथ। ज्योमेट्री भी एक ऐसा टॉपिक है, उसमें पॉलीगन वगैरह पर क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, नॉर्मल भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो ज्योमेट्री भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री हो गया। इसके अलावा जो है आपको पढ़ने की जरूरत है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, यू कैन बी लाइक कि मैं कौन सा मिस कर रहा हूँ। देखिए, एक सिंपल सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बेसिक टॉपिक सारे पता होने चाहिए, ठीक है ना। चाहे परसेंटेज हो या रेशियो हो, या आपको टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है। ये तो हर चैप्टर में यूज होते हैं, तो बेसिक टॉपिक्स है कैलकुलेशन वाइज, ठीक है ना। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ इज अ वेरी यूनिक टॉपिक, तो वो एक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। डेटा हैंडलिंग हो गया, डेटा हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अलग से टॉपिक है, मतलब आपको इनकी भनक भी नहीं लगेगी अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। इसके अलावा सेट थ्योरी है, सेट चैप्टर जो है सेट थ्योरी क्लास 11 का टॉपिक है, आरएमसी में आता है, इतना कोई खास बड़ा चला कोई चीज नहीं, सिंपल चीज है। तो ये सारे टॉपिक्स तो देखिए आपको दिखने चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में जो छोटा मोटा रह जाता है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो आपका या एवरेज हो, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा आता है एग्जाम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उतना नहीं आता, 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आया तो आया, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट इज डैम श्योर कि कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा वहां से अच्छा बन जाता है। कभी कभी मिक्स करके बनाते हैं, 10 मार्क में भी 5 मार्क्स में भी, तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। इसके अलावा यही है मोटे मोटे, तो आपने जो आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने बेसिक्स को भी कवर करना है और साथ में बड़े क्वेश्चंस को भी कवर करना है, क्योंकि इवेंचुअली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको लिखने की आदत डालना है। देखिए, अगर आपका एग्जाम इतने छोटे टाइम पीरियड में होने वाला है ना, तो आपको अपने आप को इंटेंस सिचुएशन में लिखते रहने की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर एग्जाम इन अ शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आपने 5 मिनट पहले कर लिया, 10 मिनट पहले कर लिया ना, या फिर आपने ऑन द टाइम पे भी पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो दैट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, क्योंकि मेजरली तो बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते पेपर, उतना प्रैक्टिस नहीं करते, उतना प्रिपेयर नहीं होते हैं कि एग्जाम को पूरा कर सके। तो दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस है उतना आप जो है उतना जल्दी लिख पाएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एल्जेब्रा के बारे में। देखिए, ऑब्वियसली मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी बात कर सकता था, और आई नो कि ज्यादातर बच्चों को वी बॉड बस पता होता है क्या होता है, तो मैं आपको अलजेब्रा के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से जोड़ के चलेंगे उसको। तो आई होप कि आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको काम आएंगी इवेंचुअली, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ ना अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, और मैंने बोला था कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन की तरह ही होता है। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी आप 4 ऑपरेशन सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही अलजेब्रा में भी आपको चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स को सीखना होता है। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा का सबसे पहले पार्ट के बारे में, तो वो आपका हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा याद रखें एक जैसे लॉ पर चलते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर है अलजेब्रा में भी, और नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर भी लॉ रिमेन्स सेम इन इट, ओके। इट फील्स डिफरेंट टू स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने थोड़ा उतना डिटेल में नहीं देखा होता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा इस बारे में, राइट। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर आप बात करोगे मल्टीप्लिकेशन की, तो उसके बाद आप बात करोगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद यू विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। और जब आप अलजेब्रा के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख जाओगे, मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाओगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिवीजन की। किसकी बात करेंगे? डिवीजन, डिवीजन की। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक है ना, ये एक ही आइडिया पर बेस्ड होता है, और उस आइडिया को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा उसे? उस आइडिया को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जबकि अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन चलता है पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉस पर। पावर एंड एक्सपोनेंट,
जबकि अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो डिवीजन चलता है इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मिक्स कर देंगे तो उनके बेसिस पर क्या चलता है आपका डिवीजन। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो सिखाने की कोशिश करूंगा, एंड देन विल टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर हम लोग बात करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स की, और तब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। एक बार आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप डिवीजन भी सीख सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी सीख सकते हैं, और एट लास्ट आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखना चाहिए। अगर आप उसको भी सीख जाते हैं तो आपका अलजेब्रा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इन सब में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है जो आपको नजर आएगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और समटाइम्स इन टू वेरिएबल, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो। बट आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन हर जगह पर नजर आएगा, ये मेरा मानना है, और आप भी ऐसा देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा इस बात। नाउ अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक 2 को एक 3 से, और फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक 4 को एक 3 से। मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप इजीली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइडिया क्या कहता है, आइडिया ये कहता है कि अगर आप इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड और आप देखें राइट हैंड साइड, तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, राइट। आप दोनों तरफ सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी कभी आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें, यानी कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इनको ऐड करने वाले हैं, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप पहले इन्हें इकट्ठा कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें। तो आप 3 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 और 4 को इकट्ठा कर देते हैं, और 2 + 4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और ये इवेंचुअली 18 आंसर आता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां पर हमने 3 को एक्चुअली कॉमन ले लिया है बाहर की तरफ, राइट। दोनों में कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा था तो दोनों में हमने कॉमन ले लिया और हमने 2 और 4 को ऐड करके इवेंचुअली मल्टीप्लाई कर दिया। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत काम आती है जब आप बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक 549 मल्टीप्लाई बाय 789 प्लस, and if I say you like or it will like this and multiply by 789. If you look at the question, भाई 789 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 789 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब आप दोनों तरफ 789 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उन्हें ऐड करोगे, इट बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप बोलो भाई साहब अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड करना है, तो क्यों ना पहले मैं इकट्ठा कर दूं, ऐड कर दूं, फिर मल्टीप्लाई कर दूं। और उस केस में क्या होगा, अगर आप 789 को कॉमन लेते हैं तो होने वाला ये है कि आपका जो 549 है ना, 549 और 451 ये ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करने पे आता है 1000, और 1000 को 789 से आप लोग इवेंचुअली इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 789 000 आंसर मिलेगा। सो द पॉइंट इज कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को कैलकुलेशन में आसान बना सकते हैं बाय टेकिंग नंबर्स कॉमन। तो ये आइडिया अपने आप में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल करियर के अंदर आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चले आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट से इसको आपने समझ लिया। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये देखने वाली बात है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं, फॉर एग्जांपल लाइक 4 एंड इनटू में देयर इज लाइक x एंड 5 इनटू में x, और आप इस बारे में कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं कि 4 और x आपस में मल्टीप्लाइड नहीं हो सकते, राइट। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक 4x एंड यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक 5x, क्योंकि उनको साथ लिखने का मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब भी कभी आपको इन फ्यूचर x का वैल्यू पता चल जाएगा वहां पे आप पुट कर सकते हैं ना, व्हाट इज दिस x, व्हाट इज दिस 5, ओके। दिस 5 इज अ डिफाइंड वैल्यू, दिस 5 इज अ डिफाइंड वैल्यू, दिस इज ए डिफाइंड वैल्यू। नाउ व्हेन आई आस्क यू, व्हेन आई टेल यू कि डिफाइंड वैल्यू क्या है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू विच ऑलवेज रिमेन्स सेम, वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा सेम रहती है। अगर आप किसी से बोले यार 400, इसका मतलब वो भी 400 ही परसीव करेगा, राइट। तो ये जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स के पीछे का, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, और इसीलिए जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग अलजेब्रा में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू।
क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक x, ओके, x, ये x क्या है, नोबडी नोज इट। एक्चुअली में जब भी हमें कोई नंबर नहीं पता होता तो हम उसको ए बी सी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कभी इन फ्यूचर अगर हमको वो नंबर पता चल जाएगा तो फिर वहां पर हम उस नंबर को रख करके सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो ये x क्या है, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू अननोन है, नॉट डिफाइंड है, अननोन क्वांटिटी है, राइट, अननोन है वैल्यू। तो जो भी ऐसी अननोन वैल्यूज होती है, जो भी हमें पता नहीं होती है, उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है दैट समथिंग विच वेराइज, राइट। तो वेरिएबल वो चीज है जो लगातार बदलती रहती है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि कभी भी सेम नहीं रहता। तो आई होप यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है। अब आपको पता चल गया कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या। देखिए, अगर आप इस तरह क्वेश्चन को देखें तो आपने कैसे सोचा है क्वेश्चन को। अगर आप देखते हैं 4x प्लस 5x, तो आप इसका क्या रिजल्ट बताएंगे, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू थिंक ओवर। तो आप देखें यहाँ पर ध्यान से कि जो x है वो दोनों में है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी थी कि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकता 4 को x से ना 5 को x से, तो क्या मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि पहले ऐड कर दूं बाद में मल्टीप्लाई लगा दूं। और दैट इज समथिंग या विच इज रियली हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप x कॉमन लेते हैं तो नाउ यू कैन एक्चुअली ऐड 4 एंड 5। 4 प्लस 5 इज 9, और जब आप उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो आपने वापस से उनको एक साथ लिख दिया। तो जो काम आप नहीं कर सकते थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने आपको अलाउ करा, आपको अलजेब्रा में ऐड करने को अलाउ करता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है अलजेब्रा के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई सा भी नंबर। तो ये एक खास बात है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका वेरिएबल एग्जैक्टली कॉमन आ जाए। अगर आपका कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएबल होगा तो फिर ये बात आपके काम नहीं आएगी, और इसीलिए स्कूल्स में पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा कि हमेशा उन वेरिएबल्स को आप, उन टर्म्स को आप ऐड करो जो कि लाइक टर्म्स होती है। बोले तो जिनके वेरिएबल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं आप उन्हीं को ऐड करो। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्टली सिमिलर वेरिएबल में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो आप कॉमन ले सकते हैं, और क्योंकि आप कॉमन ले सकते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज रियली हेल्पफुल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको टाइम देता हूं 2 सेकंड का सोचने के लिए, एंड देन आई टॉक अबाउट कि क्या क्या आंसर उन क्वेश्चंस के होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। चलो देखते हैं फटाफट से। तो देखिए फटाफट से बेटा लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि 5x माइनस x, तो क्या बोलेंगे आप, इसको क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपको पूछूं 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, तो आप क्या जवाब देंगे। और 5x प्लस 4y, और लास्ट पर आपसे पूछते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2। तो आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स का, फटाफट से इसको सोचिए और ट्राई कीजिए एक बार। थिंक अबाउट देम, राइट इट इन योर ब्रेन्स और योर नोटबुक्स, एंड देन विल टॉक अबाउट इट। ओके, विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए फटाफट से ट्राई कीजिए, शाबाश। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए, अगर मैं x के साथ देखूं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो आप हमेशा याद रखिए इसके साथ कुछ भी नहीं दिया होता, 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवेंचुअली x ही आ जाएगा, तो 1 हट जाता है, उसको लगाओ या हटाओ, इट डज नॉट मैटर। ओके, तो 5 में से अगर आप 1 रिड्यूस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और दोनों में x आपने कॉमन लिया हुआ, तो x से मल्टीप्लाई करके वापस से x आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 और 8 को ऐड कर सकते हैं, आप x स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 11x स्क्वायर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, क्योंकि वेरिएबल ही सेम नहीं है एग्जैक्टली, तो आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, कॉमन नहीं ले पाएंगे तो ऐड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये a 2 बार है, यहाँ 1 बार है। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह है, 3 इंटू ए इंटू ए, और ये ऐसा दिया हुआ है 2 इंटू। तो अगर आप एक a बाहर भी लेते हैं तब भी यहाँ तो 2 बच जाएगा, लेकिन यहाँ 3a बचेगा, और 3a में 2 ऐड आप नहीं कर सकेंगे।
तो इवेंचुअली आपको समझ में क्या आता है कि जब तक एग्जैक्ट सेम वेरिएबल्स नहीं नजर आएंगे आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इवेंचुअली। तो अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले देखिए कि क्या उनके वेरिएबल्स सेम है कि नहीं है। ओके, तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ थोड़े से इसके ऊपर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैं आपको उससे पहले कुछ चीजें बताने वाला हूं कि इनकी नेमिंग्स क्या होती है। तो आइए फटाफट से उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको दो तरह की चीजों के बारे में बताया। मैंने एक आपको बताया कांस्टेंट वैल्यू के बारे में, राइट। एक मैंने आपको बताया कांस्टेंट वैल्यू के बारे में, कांस्टेंट वैल्यू, राइट। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताया वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल। तो जब भी आप कभी किसी कांस्टेंट वैल्यू को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवेंचुअली जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उसको टर्म। फॉर एग्जाम्पल एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो 4 और एक वेरिएबल ले लो x, तो 4x क्या हो जाएगा आपका, एक टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप 3a² ले लो, ठीक है, 4z ले लो, ठीक है। खाली x लोगे तो सब 1 माना जाएगा, और खाली एक नंबर भी ले सकते हो 2, तो उसके साथ जो है वो माना जाएगा, लेकिन अलग आइडिया में, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये सब के सब चीजों को आप एक टर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल एक टर्म हो जाएगा। खाली 4x एक टर्म है, खाली 3x² एक टर्म है, खाली 4z एक टर्म है। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पर 5 टर्म्स लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इस तरह मैंने आपको 5 टर्म्स लिखी हुई है जो कि बनती हैं अगर आप एक कांस्टेंट वैल्यू को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो। अब आप देखें, आप अगर इसमें एक नाम होता है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एक टर्म होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वेरिएबल के साथ, वो उसको कोफिशिएंट कहलाती है। इफ somebody asks you what's the coefficient value of x, you will say कि बॉस 4 है। इफ somebody asks you कि a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बोलोगे 3 है। z का कोफिशिएंट क्या है, बोलोगे 4 है। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बुझाता है कोफिशिएंट, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो सकती है वेरिएबल के साथ, वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ और चीजें जान लीजिए। देखें, एक चीज होती है मोनोमियल, एक चीज होती है बाइनोमियल, एक चीज होती है ट्राइनोमियल, एक चीज होती है पॉलिनोमियल। तो इन चीजों को भी टर्म्स को थोड़ा सा आप समझ लें। एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल। देखिए, अगर मैं मोनोमियल शब्द को ब्रेक करूंगा ना तो यहां से निकल के आता है मोनो। मोनो का मतलब होता है 1, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। नॉमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। तो ऐसा जिसके अंदर एक टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हो तो उसको एक्सप्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हो उसको एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। एक्सप्रेशन विद वन टर्म, एक्सप्रेशन विद वन टर्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये सारे के सारे एक टर्म ही तो है, खाली 4x बोलो या खाली 3a² या खाली 4z, तो ये सब अपने आप में क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे आपके मोनोमियल। अब अगर मैं सेकंड चीज की बात करूं, होता है बायनोमियल। अगर आप बायनोमियल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो बाय का मतलब होता है 2 और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा जिसके अंदर 2 टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन which has 2 terms, for example like 3a plus 4b। तो अब यहाँ पर 3 है, एक टर्म हो जाएगी, 4 भी एक टर्म हो जाएगी, और दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 3a plus 4। इसके अलावा आपके पास एक और टर्म होती है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब आपने मूवी देखी होंगी, हिंदी मूवीज पहले आती थी, उसमें त्रिमूर्ति, त्रिशूल करके आती है मूवी, राइट। तो जो त्रिमूर्ति है इसका मतलब क्या है, 3 मूर्ति। तो 3 का मतलब हिंदी में 3 जैसा ही होता है, यानी कि 3। और नॉमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स।
तो जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप x प्लस 2y प्लस 3z बोल दो या 4z बोल दो, आप बोलोगे सर x के साथ तो वैल्यू है नहीं, तो 1 है बेटा जी वहां पर, ठीक है। तो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरह से फॉरएवर तो नेमिंग नहीं कर सकते। फिर 4 टर्म वाले का ये नाम, फिर 5 टर्म वाले का ये नाम, फिर 6 टर्म वाले का ये नाम, ऐसे नेम करते करते तो आपने एक दिन उठ जाना है और ऐसे अभी मर के किधर जाना है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि बॉस बस अब रुक जाओ, 3 से ऊपर जितने भी ये एक्सप्रेशन है ना, जिनमें टर्म 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, 8 होंगी, 10, 15, 20, 25, 30, वो सब के सबको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट पॉलिनॉम। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे पॉलिनॉम, पॉलिनॉम। नाउ अगर मैं पॉलिनॉमियल शब्द का ब्रेकडाउन करूं तो आई गेट टू नो कि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और नॉमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारी टर्म्स होती है, एटलीस्ट 3 से ज्यादा। वैसे तो मोनोमियल को भी पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, बाइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, ट्राइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, पर जिसके अंदर 3 से ज्यादा जो है वो आ जाए वो तो पक्का पॉलिनॉमियल है, इसका तो कोई दूसरा नाम भी नहीं बचा आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप लोग क्या बोलते हो, ऐसे एक्सप्रेशन को आप लोग बोलते हो पॉलिनॉमियल। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक दो बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अलजेब्रा। ओके, चले इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक, है ना, या फिर आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर इसको लिख लें और फिर कंटिन्यू करें, मैं इसको रेस करने वाला हूँ, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो मान लीजिए आपको ऐसे ऐड करने को बोला है 3a² और 4b, ठीक है, और एक और आपको एक्सप्रेशन दे देता है फॉर एग्जाम्पल लाइक, जैसे मान लीजिए 3b² माइनस 2a, और आपको बोलता है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को आप ऐड करें। तो आप ना क्या करते हैं, जो आपको कॉमन दिया हुआ है इसकी जगह पर आप क्या लगा लेंगे, पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। क्या पॉजिटिव साइन लगाएंगे ना, पॉजिटिव साइन। ऐड द फॉलोइंग बोला है ना, अब जो भी आपको सेम टर्म्स दिख रही है वो आप ऐड करें। देखिए आप कौन सी सेम टर्म नजर आ रही है इसमें आपको, अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो आपको कोई सी भी सेम टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज यही आंसर हो जाएगा। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, वो बोलता है कि 3a और 4b में आप ऐड कीजिए, मान लीजिए 2a और 3b, तो आप नाउ एक्चुअली मैंने ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 3a और 2a जो है वो एज इट इज क्या है, एक सेम वेरिएबल बेस्ड जो है टर्म्स है। तो एक्चुअल में लाइक टर्म्स है, इनमें आप ए को कॉमन ले सकते हैं, तो यू कैन एक्चुअली ऐड देम, यू कैन एक्चुअली अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर। तो 3a प्लस 2a विल बी 5a, और जब आप ऐड करेंगे ना 4b में 3b, तो इट विल बिकम 7b। तो इस तरह से भी जो है आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चला हो कि एडिशन चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आपको उसमें लाइक टर्म्स जोड़नी है, उन्हें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी लाइक टर्म्स नहीं होगी आप उनको ऐड नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। चले आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर उसको ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट -4a फ्रॉम -a। Now that's a wonderful question. Take 10 seconds, try to think about it. चले देखिए, तो आप क्या करेंगे, जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो आप आगे वाला नंबर पहले लिखते हैं, राइट, और जो आपका बाद वाला नंबर है वो बाद में लिखते हैं, राइट। और आपने इन्हें क्या करना है, आपने इन्हें एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप माइनस लगा देंगे बीच में। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा दो। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस और माइनस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, दो नेगेटिव आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। याद रखें जब भी कभी डिफरेंट साइंस होते हैं ना, 4a पॉजिटिव है, 1a या a जो है वो नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन होने पर आप माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 3। दोनों में a था इसीलिए सॉल्व हो पा रहा है, तो आप लिख देंगे a।
और बड़ा है 4A, उसका साइन जो कैरी होगा। तो आप यहाँ पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ, मर्जी होती है। देखो पॉजिटिव नंबर पे शुरू पे मेंशन करना पॉजिटिव साइन, ये वॉलेंट्री आप करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक, पर नेगेटिव मैंडेटरी होता है मेंशन करना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी।